आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना की राजनीति में एक खत की वजह से भूचाल आ गया है। ये खत लिखा भले ही किसी के लिए गया हो, पर इसके वायरल होने के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीआरएस पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने अपने खत में पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे नाटक बताया है। इसके साथ ही के कविता ने खत के लीक होने पर उनकी पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। कविता ने खत में केसीआर पर आरोप लगाया है कि वे राक्षसों से घिरे हुए हैं और भाजपा पर पर्याप्त हमला नहीं करने के लिए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये खत पार्टी नेताओं और जनता से मिले फीडबैक के आधार पर लिखा गया था। पिता को लिखे खत के वायरल होने पर कविता ने कहा कि 2 हफ्ते पहले मैंने केसीआर जी को एक खत लिखा था। ये पूरी तरह पार्टी के भीतर का संवाद था, लेकिन ये बाहर कैसे आया, इसके बारे में हम सबको सोचना होगा। बीआरएस ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से इस्तीफा देने की मांग की है, क्योंकि उनका नाम नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में उल्लेखित है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने आज यहां कहा कि चल रहे मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है, और उन्होंने इस मामले में भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाया। ऐसे समय में जब पार्टी के कर्नाटका समकक्ष उस राज्य के डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ईडी की चार्जशीट में उल्लेखित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनाई गई मनी ट्रांसफर प्रक्रिया के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है, जिसमें वे लोग शामिल हैं जिनका नाम मामले में आरोपी के तौर पर नहीं था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया कि ये कांग्रेस की ही थी जिसने 2019 से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में 2020 में कर्नाटका के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग की थी। हैदराबाद में कोविड-19 संक्रमण का एक मामला सामने आया था और संक्रमित हुआ व्यक्ति अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां कुकटपल्ली निवासी चिकित्सक ने 5 दिन तक कोविड-19 पृथकवास मानदंडों का पालन किया और उनके संपर्क में आए लोगों का भी पता लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सक के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी लोगों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव के बयान पर कांग्रेस सांसद जमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि केटीआर निराधार बातें कह रहे हैं। उनकी अपनी बहन के कविता अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। अगर नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ था तो केंद्र सरकार में भाजपा की 11 साल के कार्यकाल में ईडी द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केटीआर आज सुबह प्रेस मीट लगाया था तेलंगाना में। वो यंग इंडिया के बारे में बात कर रहे, जहां हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का इन्वॉल्वमेंट है बोल के, और वो कंपेयर कर रहे येडियुरप्पा के इश्यू पे। येडियुरप्पा को भी जब वो सीएम था कुछ हाउसिंग स्कैम हुए तो येडियुरप्पा के ऊपर उस टाइम कार्रवाई पूछा कांग्रेस वाले, तो अभी सीएम के ऊपर पूछो बोल के। मैं केटीआर को बोल रहे, उनका बहन जो उनके ऊपर एलिगेशन डाल रहे उनके ओन पार्टी के ऊपर, उसको उसका सर फिरा हुआ है। वो क्या बात कर रहे समझ में नहीं आ रहे। ये इंसिडेंट 2012 में सुब्रमण्य स्वामी बीजेपी लीडर कांग्रेस के एजीएल से जो यंग इंडिया को ट्रांसफर हुआ, एसेट्स के ऊपर केस डाले। 2018-19 में जब पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी ने थोड़े कांग्रेस के लीडर यंग इंडिया द्वारा जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाने के लिए मदद की पार्टी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू राज्य को एक विकसित प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की फैक्ट्री के रूप में विकसित करना चाहते हैं। अब उनकी नज़र उस डिफेंस सेक्टर पर है जिसकी ग्रोथ में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार भी डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर होना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसमें आंध्र प्रदेश सुखोई, मिग और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बन सकती है। सीएम नायडू ने इसके लिए देश में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की, साथ ही अपने पूरे प्लान और ऑफर्स की पूरी ब्रीफिंग भी दी है। आंध्र प्रदेश के सीएम और एनडीए के प्रमुख सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू ने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को कांग्रेस शासित कर्नाटका से अपने राज्य में ट्रांसफर करने की वकालत की है। इसके लिए नायडू ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर लोपाक्षी मदकासिरा हब में एचएएल की
AMCA प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए 10,000 एकड़ जमीन का प्रस्ताव दिया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नायडू के बड़े प्रस्ताव का एक हिस्सा है और ये यूपी और तमिलनाडु के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो आंध्र प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक 23,000 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। प्रियंक खरगे पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, निजामशाही खत्म हो चुकी है। क्या वे कलबुर्गी में निजामशाही को जिंदा रखना चाहते हैं? लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र ने गुंडागर्दी करने वालों को जवाब दिया है और हम भी उन्हें जवाब देंगे। लोकतंत्र में तानाशाही निजामशाही नहीं चलेगा। निजामशाही खत्म हो चुका है। कलबुर्गी में निजामशाही को जिंदा रखना चाहता है क्या? वो नहीं चलेगा। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। गुंडागर्दी करने वालों को लोकतंत्र उत्तर दिया है, हम उत्तर देंगे। हाँ, कुछ सवाल रखा है ना, अपना अपोजिशन पार्टी लीडर नहीं है, विधान परिषद का अपोजिशन पार्टी लीडर, उनको दिग्बंधन करता है, उनके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करता है। वो तानाशाही नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नाटका में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें सामने आया है कि कर्नाटका में अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा को बम्पर फायदा हो सकता है। हैदराबाद की पीपल्स पल्स संस्था और केडोमो टेक्नोलॉजीज के सर्वे के मुताबिक कर्नाटका में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा कांग्रेस को साफ तौर पर हराकर जीत हासिल करेगी। वहीं जेडीएस तीसरे स्थान पर रहेगी। सर्वे में बताया गया है कि सीएम सिद्धरामैया अभी मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। एक महीने तक चले इस सर्वे में 10,481 लोगों से बात की गई। इसके मुताबिक भाजपा को पहली बार कर्नाटका में अपने दम पर बहुमत मिल सकता है और उसे 136 से 159 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 62 से 82 सीटें मिल सकती हैं और उसका वोट प्रतिशत घटकर 40.3% हो सकता है। प्रियंक खरगे पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, निजामशाही खत्म हो चुकी है। क्या वे कलबुर्गी में निजामशाही को जिंदा रखना चाहते हैं? लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोकतंत्र ने गुंडागर्दी करने वालों को जवाब दिया है और हम भी उन्हें जवाब देंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में दस्तक दे चुका है। केरल में मानसून के आने की सामान्य तिथि 1 जून है, लेकिन इस बार केरल में मानसून सामान्य तिथि से पहले आ गया है। साल 2009 के बाद ये मानसून भारतीय भूमि पर सबसे जल्दी दस्तक देने वाला मानसून बन गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2009 में मानसून 23 मई को आया था। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल में प्रवेश कर चुका है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में छा जाता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। पिछले साल मानसून केरल में 30 मई को पहुंचा था। साल 2003 में 8 जून को, 2022 में 29 मई को, 2021 में 3 जून को, 2020 में 1 जून को और 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को केरल पहुंचा था। आईएमडी ने अप्रैल में 2025 के मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जताया था। इसमें अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया गया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम बारिश से जुड़ी है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।